और खबर तफसील से LAC पर झड़प के मामले पर वजारत खारजा ने बयान जारी किया है। वजारत के मुताबिक LAC पर जूं की तूं हालत को एकतरफा तौर पर चीन ने बदलने की कोशिश की, जिसकी वजह से झड़प हुई है, जबकि हिंदुस्तान ने हमेशा LAC का एहतराम किया है। वजारत के मुताबिक चीन को भी लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम करना चाहिए। वजारत के जरिए जारी करदा बयान के मुताबिक सरहद पर जो कुछ हुआ उसे टाला जा सकता था और ताज़ा कशीदगी में दोनों फरीकों को नुकसान उठाना पड़ा है। वजारत ने सरहदी इलाकों में अमन की बरकरारी पर जोर दिया। वजारत के मुताबिक बातचीत के जरिए तनाज़े को हल किया जा सकता है। सरहद पर झड़प में वजारत खारजा का बयान LAC पर जो कुछ हुआ उससे बचा जा सकता था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने शहीदों के अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में मुल्क उनके साथ है। सरहद पर 3 जवानों की शहादत पर असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क तीनों शहीद जवानों के साथ खड़ा है। हुकूमत को उनकी शहादत का बदला लेना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उनकी कुर्बानी रायगा न जाए। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर जहां तमाम पार्टियों की नज़र अक़लियती वोटों पर है, वहीं अक़लियती आबादी लगातार घट रही सियासी नुमाइंदगी को लेकर फिक्रमंद है। सूबे में 17% अक़लियती वोट हैं, लेकिन इंतखाबात के वक्त मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से टिकट नहीं दिया जाता है। अक़लियतों की हमदर्द कही जाने वाली सियासी पार्टियों ने भी टिकट के सवाल पर अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं किया है। आइंदा होने वाले बिहार असेंबली के इंतखाबात में मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट का मुतालबा किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, यही 3 ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को टिकट दे सकती हैं, माकूल टिकट दे सकती हैं। तो इनको कम से कम जो 15% टिकट है इन्हें देना चाहिए और अपनी सीट में अगर 100 लोगों को ये दे रहे हैं तो 100 में कम से कम 15 अक़लियत आबादी और मुसलमानों की नुमाइंदगी लाजमी तौर पे होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम एक सेकुलर जमात हैं या एक सेकुलर मुल्क की तामीर व तश्कील करना चाहते हैं। बीजेपी अब पूरे हिंदुस्तान में उसकी हुकूमत है, तो उसको भी अपना नुक्ता नज़र बदलना चाहिए और वह एक रिएक्शनरी फोर्स के तौर पर उसे काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बार वो मरकज़ में हुकूमत बना रही है। बिहार में तकरीबन मिलजुल कर 15 बरस उसने जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर हुकूमत की, मुख्तलिफ सूबों में भी वो ये काम कर रही है। तो अब उसको एक रद्द-ए-अमल में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि उसे देखना चाहिए कि वो मुल्क की लीडर है, तो मुल्क की वह जो जिस पार्टी को मुल्क की क़यादत करनी है उसको ये शऊर होना चाहिए कि हर तबके की नुमाइंदा पार्टी वो बने और इसीलिए उसको भी इस बात में खुशदिली से मैदान में आना चाहिए, सामने आना चाहिए। आबादी के तनासुब से जब आप पिछड़ों को आप उसकी आबादी के हिसाब से देते हैं, जब दलितों का तो रिजर्वेशन ही है, तो आप मुसलमानों को क्यों न हाशिए पे डाल रहे हैं? अगर मुसलमान सियासी तौर पे कमज़ोर होगा, अगर उनको उनका हक़ नहीं मिलेगा तो वो और एहसास कम तरीके शिकार हो जाएंगे। जो मुल्क के हालात है उसमें और वो पिछड़े हुए हैं, मेन स्ट्रीम से उनको काटा जा रहा है। इसलिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मुसलमानों को आबादी के अगर ज़्यादा देते थे और अच्छी बात है, अगर आप ज़्यादा नहीं देते हैं तो कम से कम उनके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कीजिए। जितनी हमारी आबादी है उस लिहाज से मुसलमानों को हर पार्टी टिकट दे। मैं जनता दल की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता दल ने तो इतना काम किया है कि आज तक किसी आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने नहीं किया है। हाँ, लेकिन मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ हर पार्टी ने किया है और हम ये समझते हैं कि अगले चुनाव में इसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो दूर होगी। कर्नाटक से साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा और कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। सियासत में ऊंचा मकाम और वसी तजुर्बा रखने वाले इन लीडरों के इंतखाब पर कांग्रेस और JDS के नुमाइंदे खुशी का इजहार कर रहे हैं। पिछले लोकसभा इलेक्शन में इन दोनों लीडरों को शिकस्त हुई थी, लेकिन अब राज्यसभा के जरिए पार्लियामेंट में उनके दाखिले को रियासत और मुल्क की तरक्की के लिए काफ़ी अहम समझा जा रहा है।
डेवलपमेंट के अंदर कर्नाटक के डेवलपमेंट के अंदर आप कावेरी का इशू ले लो, आप है ना दूसरे इशू ले लो, किसानों का इशू ले लो। इस मामले के अंदर देवेगौड़ा साहब का एक बहुत बड़ा ऊंचा एक मुकाम है हिंदुस्तान के अंदर, और सारे जितने भी पार्टीज़ हैं, नेशनल लेवल की पार्टीज़ देवेगौड़ा साहब को बहुत इज्जत करते हैं। और हमारी पार्टी से देवेगौड़ा साहब रिप्रेजेंट करेंगे जो हिंदुस्तान को और कर्नाटक को एक राज्यसभा के अंदर। इसमें जितने भी हमारे काम पेंडिंग है हमारे कर्नाटक के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत कर्नाटक की हो जाएगी। राज्यसभा के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का जो नाम उनको बनाया गया है, ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है लोगों के साथ, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही एक्सपीरियंस के इंसान है और तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और वो 9 मरतबा असेंबली इलेक्शन कामयाब हुए हैं और नॉर्दर्न कर्नाटक में बहुत मशहूर हैं और बहुत अच्छा ये रखते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर बेबाक बोलने वाले में बहुत अच्छा इंसान है। कर्नाटक में एमएलसी इंतखाबात की सरगर्मियां जोरों पर है। 29 जून को 7 सीटों के लिए पोलिंग होनी है। इन 7 सीटों के सिटिंग एमएलसीज 30 जून को सुबुकदोश हो रहे हैं। वहीं गवर्नर के कोटे से नामजद होने 5 एमएलसीज भी इसी माह 23 जून को सुबुकदोश हो रहे हैं। गवर्नर के कोटे से इस बार 5 नए एमएलसीज बनेंगे। मजमूई तौर पर 12 सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के अंदरूनी खेमों में जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। एक अनार 100 बीमार का मुहावरा आज कर्नाटक की सियासत में सादिक आता है। कर्नाटक कानून साज काउंसिल की 7 सीटों पर इंतखाबात होने हैं, लेकिन इसके लिए सियासत में काफ़ी सरगर्मियां देखी जा रही हैं, काफ़ी लॉबिंग देखी जा रही है। अगर से बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस आज़ादी ताकत की बिना पर सिर्फ 2 सीट जीत सकती है, जिसके लिए कांग्रेस के पास कम से कम 52 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें तमाम कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। अगर से आउटगोइंग की बात की जाए तो कांग्रेस के 5 एमएलसीज रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसमें से अब कांग्रेस सिर्फ 2 पर जीत सकती है आज़ादी ताकत पर। तो 52-50 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में। तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों की फहरिस्त हाईकमान को भेजी है, जिसमें नसीर अहमद इनकम्बेंट है, एमसी वेणुगोपाल है, इसके अलावा मार्गरेट अल्वा के फर्जंद निवेदित अलविन है, और सीताराम आलवा और नसीर अहमद का नाम अक़लियती कोटे से हाईकमान को भेजा गया है, जबकि सीताराम और एमसी वेणुगोपाल का नाम ओबीसी कोटे से कांग्रेस को भेजा गया है। आज़ादी ताकत की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर जीत सकती है। वहीं अगर से हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपनी आज़ादी ताकत की बुनियाद पर 4 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। बीजेपी की इन 4 सीटों के अलावा गवर्नर के कोटे से भी 5 सीटें बीजेपी जीतने वाली है, क्योंकि गवर्नर जो नॉमिनेट कोटे से जाएंगे, जो मुख्तलिफ शोबों में ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में गवर्नर 5 सीटों पर उम्मीदवारों को नामजद करता है, उस कोटे से यानी टोटल 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो उन 9 सीटों के लिए बीजेपी के पास कम से कम 100 उम्मीदवारों 100 दावेदार सामने आए हैं। कांग्रेस ने जो 4 नाम रिकमेंड किए हैं उसमें एक नसीर अहमद का नाम शामिल है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो अगर से नसीर अहमद का नाम शामिल भी किया जाए तो कानून साज काउंसिल में भी सिर्फ 3, अगर से नसीर अहमद जीते हैं तो भी सिर्फ 3 कानून साज काउंसिल में सिर्फ 3 एमएलसी रह जाए। अब देखना यह है कि इसका नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जून है, विड्रॉ करने की तारीख 22 जून है, 29 जून को इंतखाबात होंगे, तभी पूरी पिक्चर साफ होगी। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर कोर्स को स्किल डेवलपमेंट की वजारत ने मंजूरी दे दी है। अब रियासती और मरकजी सरकार की जानिब से नौकरियों और दीगर चीज़ों में अहल उर्दू के लिए दरवाजे खुल गए हैं। इस वक्त करीब 4 लाख तलबा तालिबात कौमी उर्दू काउंसिल के तहत कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, जिन्हें यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद से बातचीत की। काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कंप्यूटर कोर्स को स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मंजूरी दी है, यानी कि उसकी मान्यता होगी। रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जो आसामियाँ होंगी उसमें नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपीएल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद साहब। शेख साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बेहद खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि पिछले 22 सालों से एनसीपीएल नाइलेट के इश्तराक से कंप्यूटर कोर्स पूरे हिंदुस्तान में चलाती आ रही है, और हमारे सेंटर्स तकरीबन 600 के करीब है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हमारे सर्टिफिकेट को, हमारे ऑफिस से जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, इस सर्टिफिकेट को किसी भी मिनिस्ट्री से मान्यता प्राप्त नहीं था।
लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने उसको मान्यता दे दिया है। और ये खुशखबरी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के वेबसाइट पे भी मौजूद है। अब खुशी की बात यह है कि हमारे सेंटर से उर्दू के बच्चे जो कंप्यूटर सीखते हैं उन्हें जो डिग्री मिलेगी वो अब सरकारी डिग्री मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट के मान्यता प्राप्त डिग्री होगी। और सर ये जो डिग्री होगी, मान्यता प्राप्त होगी, क्या इसका फ़ायदा वाकई मरकज़ी हुकूमत की आसामियाँ हैं, रियासती हुकूमत की आसामियाँ हैं, या फिर जो दूसरे इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, उसमें कोई फ़ायदा इनका होगा? अब तक ये फ़ायदा क्या आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था? नहीं, अब तक किसी भी सरकारी इदारे में इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो उनको नौकरी नहीं मिलती थी, बल्कि वो एप्लीकेशन भी नहीं दे पा रहे थे। हाँ, उन्हें नौकरी ज़रूर मिलती थी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट ऑफिसेस के अंदर उनको नौकरी ज़रूर मिलती थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमत के इदारों में ऑफिसेस के अंदर इनको नौकरी नहीं मिलती थी सर्टिफिकेट के बेसिस पे। लेकिन खुशी की बात यह है कि उर्दू के तमाम तलबा जो हमारे कंप्यूटर के कोर्स सीख रहे हैं, जब वो कोर्स कर लेंगे और उनको जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री अब मान्यता प्राप्त डिग्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से, और उसको उस डिग्री की बदौलत वो किसी भी मरकज़ी और रियासती हुकूमत के ऑफिसेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो अप्लाई कर पाएंगे और उन्हें नौकरी भी मिलेगी। डायरेक्टर साहब, ये जो आपका कोर्स है, ये वाकई इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा और कितने तलबा हैं जो पुराने उम्मीदवार हैं, क्या उनको भी इसका फ़ायदा होगा या आगे के आने वाले वक्त में ही फ़ायदा होने वाला है? नहीं, जो पास आउट हो चुके हैं उनको इस डिग्री से अब कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि वो ये बता सकें, कह सकें कि पहले हमको ये मान्यता प्राप्त नहीं था, अब मान्यता प्राप्त है। तो जितने पास आउट हुए हैं उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है कि जो बेकार है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, कहीं अपना प्राइवेट जॉब भी करते हैं और अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी लोगों ने खोल रखा है। तो कोई बेकार नहीं था पहले भी, लेकिन अब जो है अब और भी बेकार नहीं रहेगा। अब उसको सरकारी गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस में तो नौकरी मिलती ही थी, अब उसे सरकारी इंस्टीट्यूशंस में भी नौकरी मिलने लगेगी। यही इसका सबसे बड़ा फ़र्क है। कितने उम्मीदवार या तलबा तालिबात हैं जो फ़िलवक्त आपका ये कोर्स कर रहे हैं और जिससे उनको अब आने वाले वक्त में फ़ायदा होने वाला है? लगभग हर सेंटर के अंदर लगभग 70 से 75 हर साल बच्चे पास आउट होते हैं और हमारे लगभग 600 है। तो 600 और मल्टीप्लाई बाई 70 अगर करते हैं तो ये कितना होता है? ये लगभग 4 लाख के लगभग तलबा हमारे हैं, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि 4 लाख तलबा और तालिबात जो उर्दू वाले हैं, जो उर्दू मीडियम से कंप्यूटर सीखते हैं, स्किल का कोर्स करते हैं, अपने ख्वाबों को बुनते हैं, वो अब मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत की नौकरियों के लिए भी एलिजिबल होंगे, उनकी अहलियत होगी और ये बहुत बड़ी खुशखबरी उर्दू वालों के लिए है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना बहरान और बंगाल में इम्फान तूफान से हुई तबाहकारियों के बाद राहत के कामों में हुकूमत के इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाते हुए लेफ्ट फ्रंट लीडरान ने हुकूमत पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। आज कोलकाता के रानी रासमुनी रोड पर लेफ्ट की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल साबिक MP मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने के बजाय बयानबाजी कर रही है। लोग परेशान हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि उनको कोई सवाल पूछे। उनका PM केयर का फंड कहाँ जा रहा है उसके बारे में कोई सवाल नहीं। वो बल्कि जो माइनॉरिटी एक्टिविस्ट हैं, सफर जरगर को आप जानती हैं, डॉक्टर कफील खान को यूपी में आप देखिए, जामिया मिलिया के स्टूडेंट जो लोग नागरिकता कानून के खिलाफ थे, के खिलाफ थे, NPR के खिलाफ थे, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। हमारे यहाँ ममता बनर्जी भी कम नहीं है, वो मोदी से बात करना चाहती हैं, लेकिन हम जब चाहते हैं कि यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग करो तो वो नहीं कर रही हैं। हम जब यहाँ चाहते हैं कि मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो अपना भाषण दे रही हैं एक तरफा। तो ये सब लोगों का सिर्फ आउटगोइंग कॉल है, कोई इनकमिंग कॉल नहीं है। जो तानाशाही होते हैं, जो फासिस्ट होते हैं, उनका हमेशा ऐसे होता है। हिटलर से, मुसोलिनी से लेकर के ट्रंप, मोदी, ममता सब एक ही सफ में खड़े हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं। अजमेर के गांधी भवन में कांग्रेस के हामियों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं, लोगों का रोजगार खत्म हो गया है।
ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। स्थानीय गांधी भवन चौराहे पे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे हम सभी जमीनी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के, उन लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 दिन के अंदर 8 रुपये जो पेट्रोल के और डीजल के अंदर बढ़ोतरी करी है, उसके लेकर के हमने यहाँ पे सामूहिक धरना दिया है। और हमारी सभी की ये मांग है केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और पेट्रोलियम मंत्री से कि इसको कम किया जाए। और जबकि ऑल इंडिया के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्रूड जो ऑयल है उसकी रेट बहुत ही कम हो चुकी है। आज पेट्रोल भारत के अंदर 40 रुपये लीटर होना चाहिए, जबकि इन्होंने 80 रुपये लीटर कर दिया है। वहीं आज अगर इसका पेट्रोल का रेट बढ़ती है तो इससे सारी चीज़ें बढ़ती है, रोटी कपड़ा और मकान, जो रोटी महंगा हो जाएगी, कपड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। उसको लेकर के हमने आज यहाँ पर धरना दिया है और मांग करी है प्रधानमंत्री जी से कि ये कम किया जाए। कोरोना वबा के बढ़ते मरीजों को लेकर आज हर शहर में अस्पतालों की किल्लत महसूस होने लगी है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में म्यूनिसिपल की जानिब से एक 200 बेड के अस्पताल की तामीर का काम जारी है, जिसको 12 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इसका काम मुकम्मल नहीं होने से एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी व अक़लियती कमीशन के साबिक़ रुकन सैयद अली अशरफ ने इस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाने का मुतालबा किया है। इस वक्त हमको हकीकत में इस वक्त शहर को अस्पताल की ज़रूरत थी, और जितना भी दौर गुजरा है हमारा इस शहर के अंदर, इसमें जिस तरीके से प्राइम अस्पताल की शिकायत, बिलाल हॉस्पिटल की शिकायत, कोई इसमें लिया जा रहा है, न जाने कितनी मौतें हमारी अस्पताल की वजह से हो गई, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से हुई है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक समझे ये कहर था, मेरा क़यामत सुगरा थी। बड़े लोगों को हमने खोया, किसी को गैस के लिए हमने खो दिया, किसी को हमने एम्बुलेंस के लिए खोया मेरा। लेकिन ये अस्पताल में हकीकत में मैं तो ये बोलता हूँ कि इस अस्पताल के अंदर जो अफसर इन्वॉल्व है इसको काम करवाने में या काम करने में, उनको सबको सस्पेंड कर देना चाहिए और उनसे बाकायदा इंक्वायरी लगाना चाहिए कमिश्नर को, और हमारे अवार्ड साहब के माध्यम से बोलता हूँ अवार्ड साहब को भी इंक्वायरी लगाना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए मुल्क में बड़े पैमाने पर न सिर्फ तशहीरी मुहिम जारी है, बल्कि हुकूमत आवाम से एहतियाती तदाबीर न अपनाने की सूरत में कार्रवाई की भी बात कर रही है। वहीं अकोला के अकुटफिल में रहने वाले लोगों ने सरकारी महकमों और इंतजामिया की जानिब से कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया। मकामी लोगों ने अकुटफिल में वाक़े डंपिंग ग्राउंड में कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल की गई पीपीई किट व दीगर सामान को फेंकने की बात कही है, जिससे उनकी जानों को खतरा लाहक हो गया है। सैकड़ों घंटा गाड़ियां कोरोना वायरस का जो रॉ मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहेंगे, वो मटेरियल लाकर वहां डाला जा रहा है। इस तरह की जानकारी शासन प्रशासन के रिकॉर्ड पे भी है। जानबूझ के मुस्लिम दलित बस्ती में कोरोना वायरस का प्रसार करने के इरादे से इन लोगों ने सुपारी ले रखी है। तो मैंने आज महाराष्ट्र सरकार से हत्या का गुनाह दर्ज किया जाए, साथ ही साथ हत्या करने का प्रयत्न करने का गुनाह दर्ज किया जाए, साथ ही साथ कोरोना वायरस महामारी का प्रसार करने का ये गुनाह भी इन पे दाखिल किया जाए, ऐसी मांग लिखित तौर पे किया हूँ। इस डंपिंग ग्राउंड के दोनों जानिब मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर मौजूद है। लोगों को डर है कि अगर इस तरह का कोरोना का साजो सामान, वेस्ट मटेरियल अगर यहाँ लाकर डाला जाएगा तो उनकी सेहत को भी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि इन लोगों ने जिला इंतजामिया से इस बात का मुतालबा किया है कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाला साजो सामान और किट को इस डंपिंग ग्राउंड में ना लाते हुए किसी और जगह पर डंप किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कैमरामैन सुशेख के साथ रिजवान खान। अजमेर शहर के इंद्रकोट इलाके में रहने वाली एक खातून की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई थी। आज खातून के अहले खाना और इलाके में आसपास के लोगों की इंद्रकोट डिस्पेंसरी में रैंडम सैंपलिंग ले ली गई है। महकमा सेहत की टीम के जरिए 35 लोगों का रैंडम सैंपल लिया गया है, जिसमें 15 हामला खवातीन भी शामिल है। अब इन सभी लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। डिस्पेंसरी में 38 लोगों के सैंपल लिए हैं। इसमें से 15 तो गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी अभी आने वाले 10-15 दिन में होने वाली है। उसके साथ ही जो भी अभी इस इलाके में पिछले कुछ दिनों में जो पॉजिटिव आए हैं उनके कॉन्टैक्ट, साथ ही साथ कुछ सुपर स्प्रेडर भी हैं हमारे, कुछ हाई रिस्क वाले हैं, उनको सबको
अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वाक़ डिप्टी ग्राउंड रफ्ता रफ्ता डंपिंग ग्राउंड में तब्दील होता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा इकट्ठा कर इसी मैदान में डाला जा रहा है। जहां एक तरफ आवाम कोरोना जैसी वबाई बीमारी की मार झेल रही है, वहीं इस डिप्टी ग्राउंड के डंपिंग ग्राउंड में तब्दील होने से कई बीमारियों का खतरा लाहक हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अमरावती, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो कचरे का ढीग लगा हुआ है, ये अमरावती का मशहूर एकेडमिक स्कूल करके मुस्लिम बहुल क्षेत्र की एक बहुत ऐतिहासिक इमारत है। ये उसका प्रांगण है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो महानगर पालिका के ज़रिए से गली गलियों में कचरा इकट्ठा किया जाता है, कुछ दिनों से बोलने के बावजूद भी वो लोग यहाँ पे घंटा गाड़ी से कचरा लाके यहाँ जमा करते और यहाँ से अपने कचरा डिपो पे ले जाते, जिसकी वजह से यहाँ पे पहले ही जो कोरोना की जो महामारी का एक सिलसिला चल रहा है, उसके ऊपर और एक मुस्लिम एरिया में ये महानगर पालिका द्वारा कचरे का अंबार लगा के ये जो जनता के अंदर एक बीमारी फैलाने का या रोगराई फैलाने का एक जो षड्यंत्र जिसको बोला जाएगा, ये चल रहा है। लॉकडाउन में ज़हनी तनाव के असरात का लोगों को मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ के थाना गुंडा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां घर में कहासुनी के बाद बुजुर्ग शौहर और बीवी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। थाना गुंडा के रहने वाले प्रेमदास और उनकी अहलिया लीलावती की किसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र में गांव पड़ता है नया बास, वहाँ कल सुबह हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि दो दंपत्ति ने जो है जहर खाकर या कुछ खाकर जो है अपने खुद को आत्महत्या कर ली है। उसी पर जब तक हमारी पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची तो वो उनके जो लड़के थे उनको हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहाँ पर उनके पता चला कि उनकी जो है रात में उन्होंने ये जहर खाया था और इसी में उन्हें हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ पर हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। जहर खाने का कारण हमने पूछताछ करी है, उसमें यही बताया गया है, यही पता चला है अभी तक कि उनके आपस में जो है कोई विवाद था। आपस में पति पत्नी में किसी बात को लेकर तू मैं हुई, जिस पर कि उन्होंने आपस में दवाई या कुछ खाकर जो है मृत्यु। कोरोना से बचने के लिए इन दिनों सैनिटाइजर का इस्तेमाल कसरत से किया जा रहा है। ऐसे में मसाजिद में जाने वाले मुसल्लियों के हाथों पर सैनिटाइजर लगाने या नहीं, इसको लेकर एक मसला खड़ा हो गया है। अलीगढ़ के शहर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद खालिद हमीद ने भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल से गुरेज करने को कहा है। उनका कहना है कि जिस काम की इस्लाम इजाज़त नहीं देता उसको ना ही करें तो बेहतर है। उनका कहना है कि हाथ की सफाई के लिए जब हमारे पास साबुन मौजूद है तो फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल न किया जाए। उस चीज़ से बचने का हुक्म दिया गया है जिसके अंदर ज़रा सी भी हुर्मत पाई जाती है, हराम चीज़ पाई जाती है, उससे बचने का हुक्म है। लेकिन बाद मखसूस हालात में इसको वो कहते हैं उलमा, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो इसमें दो किस्म की राय हैं। एक का तो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये हराम है और उसको कसीश की जाती है, दूसरे लोग कहते हैं कि हालात को देखते हुए उसको वो कहता है। मैं खुद भी इसका कायम नहीं हूँ कि इसको क्या नहीं इजाज़त दी जाए, इसलिए कि जो चीज़ बचना है, जिस चीज़ से बचना है, हालात को देखते हुए कि जिस किस्म की वो है कि अगर इसके सैनिटाइज के अलावा कोई और ऐसा वो नहीं है हमारे पास महलूल जो हमें बचा सके तो प्लीज़ कीजिए। लेकिन चूँकि इसके सब्स्टिट्यूट मौजूद है, साबुन ही है, साबुन का इस्तेमाल करिए, कसरत से इस्तेमाल कीजिए। तो इसलिए मैं तो खुद ही कहता हूँ कि इसकी जगह साबुन का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइज का इस्तेमाल न किया जाए, और ख़ासतौर से मसाजिद के अंदर। बंगाल में कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ अम्फान तूफान की तबाही से बंगाल की एक बड़ी आबादी मुतासर हुई है। ऐसे में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जहां मरकज़ से रिलीफ फंड का मुतालबा किया, वहीं आम लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मदरसा असातिज़ा कमेटी ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और आज असातिज़ा की जानिब से 2,35,000 का चेक वज़ीर अक़लियती उमूर को सौंपा गया है। कर्नाटक में कोरोना के कहर में आज भी इजाफा देखा गया। आज कर्नाटक में 317 मामले सामने आए। आज के इजाफी मामलों के साथ कर्नाटक में पॉजिटिव केसों की तादाद 7,530 हो गई है। वहीं एक्टिव केसों की तादाद 2,976 हो गई है। रियासत में आज के 4 अमवात के साथ ये आंकड़ा 92 हो गया है। अच्छी बात यह भी रही कि आज डिस्चार्ज हुए लोगों की तादाद मुतासिर होने वालों से ज़्यादा यानी 322 रही। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।